हैरी पॉटर और पारस पत्थर का राज। नवां बाब। आधी रात का तसादुम। हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी ऐसे लड़के से मिलेगा जिससे वो डड्डी से भी ज़्यादा नफरत करेगा। लेकिन ये तब की बात है जब वो ड्रैको मैल्फॉय से नहीं मिला था। ग्रिफिंडोर के साले अव्वल के तलबा स्लिदर्न फरीक के साथ सिर्फ जादुई मुरक्कबात का मजमून ही पढ़ते थे, इसलिए उनका मैल्फॉय से ज़्यादा पाला नहीं पड़ता था, या कम अज़ कम तब तक तो नहीं, जब तक उन्हें ग्रिफिंडोर के हॉल में लगा हुआ वो नोटिस नहीं दिखा जिसे पढ़ने के बाद उनके मुंह से आह निकल गई। उड़ान की जमात में जुमरात को शुरू हो रही थी। ग्रिफिंडोर और स्लिदरिन दोनों इसमें एक साथ सीखेंगे। बहुत खूब, हैरी ने उदास होकर कहा। क्या मैं हमेशा से यही चाहता था कि मल्फाई के सामने जादुई बाहरी डंडे पर अपने आप को अहमक साबित कर सकूं? उड़ान सीखने के लिए वो जितना बेताब था उतना किसी दूसरी चीज़ सीखने के लिए नहीं था। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम अपने आप को अहमद साबित करोगे? रॉन ने समझदारी का मुजाहरा किया। मैं जानता हूँ कि मिल्फॉय डींगे हाँकता रहता है कि वो क्विडिच का कितना अच्छा खिलाड़ी है, मगर मुझे लगता है कि ये महज गप से बढ़कर कुछ नहीं। ये सच था कि मिल्फॉय उड़ने के बारे में बहुत बातें किया करता था। वो अक्सर ज़ोर ज़ोर से शिकायत किया करता था कि साले अव्वल के तलबा को क्विडिच की टीम में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही वो शेखी बिगाड़ने वाली तवील कहानियाँ भी सुनाया करता था, जो हमेशा इस मोड़ पर आकर ख़त्म हो जाया करती थी कि वह हेलीकॉप्टर में बैठे हुए मगलुओं से किस तरह टकराने से बाल बाल बचा था। वैसे इस तरह की बातें करने वाला वो अकलौता तालिब इल्म नहीं था। सीमस फिनेगन भी यही कहा करता था कि उसने अपना ज़्यादातर बचपन गांव में गुजारा था, जहां वो बिला खौफ अपने बाहरी डंडे पर उड़ान भरा करता था। यहाँ तक कि रॉन भी हर उस तालिब इल्म को बताता था जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार रहता था कि एक बार चार्ली के पुराने बाहरी डंडे पर वो एक हैंड ग्लाइडर से टकराते टकराते बचा था। जादूगरों के ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाला हर बच्चा क्विडिच के बारे में लगातार बातें किया करता था। फुटबॉल के मौजू पर पहले ही रॉन की डीन थॉमस से लंबी चौड़ी बहस हो चुकी थी, जो उन्हीं के कमरे में साथ रहता था। रॉन की समझ में नहीं आता था कि ऐसे खेल में भला क्या मज़ा आ सकता है जिसमें सिर्फ एक ही गेंद हो और किसी को उड़ने की इजाज़त भी ना हो। हैरी ने देखा था कि डीन की वेस्ट होम फुटबॉल टीम के पोस्टर में रॉन खिलाड़ी को कुरेद रहा था और कोशिश कर रहा था कि वह साकित खिलाड़ी पोस्टर में किसी तरह मुतहर्रिक हो सकें। नेविल जो जादुई बाहरी डंडे पर कभी नहीं बैठा था, क्योंकि उसकी दादी ने उसे इसकी इजाज़त नहीं दी थी। दिल में हैरी को लगता था कि उन्होंने काफ़ी समझदारी का काम किया था, क्योंकि जब नेविल के दोनों पैर ज़मीन पर मौजूद होते थे तब भी उसके साथ बहुत सारे हादसा होते रहते थे। हरमानी ग्रैंजर भी उड़ने के बारे में इतनी ही घबराई हुई थी जितना कि नेविल लॉन्ग बॉटम। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे आप किताबों में से पढ़कर नहीं सीख सकते थे। वैसे ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश ही नहीं की थी। जुमरात वाले दिन ग्रिफिंडोर की मेज़ पर नाश्ते के वक्त हरमायनी ने सबको बेहद बेजार किया था। उसने साथी तलबा को जादुई उड़ान के बारे में बहुत सारी बारीकियाँ और नुक्ते समझाने की कोशिश की, जो उसने लाइब्रेरी की एक किताब क्विडिच इब्तिदा से महारत तक में पढ़ी थी। नेविल उसके हर लफ्ज़ को कान खोल कर सुन रहा था। वो हर उस चीज़ को जानने के लिए बेकरार था जो बाद में बाहरी डंडे पर कामयाबी की ज़मानत के तौर पर उसकी मुआवनत कर सकती थी। लेकिन बाकी सब लोग तब बहुत खुश हुए जब डाक आने पर हरमायनी का लेक्चर ख़त्म होकर रह गया। हैग्रिड का ख़त मिलने के बाद हैरी के नाम कोई दूसरा ख़त नहीं आया था और मिल्फॉय ने उसे जल्द ही भांप लिया था। मिल्फॉय का अकाबी उल्लू घर से उसके लिए हमेशा मिठाई का पैकेट लाता था, जिसे वो बड़ी शान से स्लिदरिन की मेज़ पर खोलता था ताकि उसकी वाह वाह हो सके। एक कड़ियल उल्लू नेविल के लिए उसकी दादी का एक छोटा सा पैकेट लाया। उसने मुतहैयर होकर पैकेट खोला। पैकेट में से नहायत वज़नी किस्म के एक शीशे की गेंद निकली थी, जैसे वो कोई पेपर वेट हो। इस शीशे की गेंद में सफ़ेद धुआं भरा हुआ दिखाई दे रहा था। नेविल ने हैरत भरी नज़रों से अपने साथियों को सफ़ेद गेंद दिखाई। इसे यादाश्ती गेंद कहते हैं, इसने बताया। दादी जानती हैं कि मुझे भूलने की आदत है। ये आपको बताता है कि कहीं आप कोई बात भूल तो नहीं गए। देखो, इसे इस तरह से कसकर पकड़ते हैं और अगर इसका धुआं सुर्ख रंग में तब्दील हो जाए तो ओह! उसका चेहरा लटक गया क्योंकि यादाश्ती गेंद अचानक सुर्ख हो गई थी। तुम कुछ भूल गए हो? नेविल याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या भूल गया था। तभी ड्रैको माल्फॉय ने, जो ग्रिफिंडोर की मेज़ के पास से गुजर रहा था, उसके हाथ से यादाश्ती गेंद छीन ली। हैरी और रॉन एकदम उछलकर खड़े हो गए। वो लोग मेलफॉय से लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रोफेसर मैगोनिकल, जो स्कूल में किसी भी उस्ताद से ज़्यादा तेज़ी से मामले को भांप लेती थी, पलक झपकते ही वहाँ पर पहुँच गईं। क्या हो रहा है? उन्होंने कड़कदार आवाज़ में पूछा। मिल्फॉय ने मेरी यादाश्ती गेंद छीन ली है प्रोफेसर, नेविल तलमिलाया। गुस्से से घूरते हुए मिल्फॉय ने यादाश्ती गेंद को एक बार फिर मेज़ पर जल्दी से गिरा दिया। मैं तो सिर्फ देख रहा था, उसने धीमी आवाज़ में सफाई पेश की और वो क्रैब और गोयल के साथ वहाँ से खिसक गया। इस दोपहर 3:30 बजे हैरी, रॉन और ग्रिफिंडोर के बाकी बच्चे सामने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरकर बड़े मैदान में पहुंच गए। वहां उड़ान की पहली जमात का इनकाद होने वाला था। मौसम काफ़ी हद तक ख़राब था, तेज़ हवा चल रही थी और घास उनके पैरों के नीचे सरसराती हुई आवाज़ें बरामद कर रही थी। वो लोग ढलवानी मैदान से होते हुए एक साफ मैदान की तरफ बढ़े जो तारीक जंगल की मुखालिफ सिमत में वाक़ था,
जंगल के बड़े बड़े दरख्त हवा के ज़ोर से लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी वक्त उनकी मैडम हूच वहाँ पहुँची, जो छोटे बालों वाली जादूगरनी थी और उनकी आंखें किसी अकाब की मानिंद थीं। वो चमक रही थी। तो अब किस बात का इंतज़ार है? सभी लोग एक एक बाहरी डंडे के पास खड़े हो जाओ, जल्दी 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 करो, मैडम हूच ज़ोरदार आवाज़ में बोली। हैरी ने अपने बाहरी डंडे की तरफ देखा, जो काफ़ी पुराना और बोसीदा दिखाई दे रहा था और उसके तिनके बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे थे। लकड़ी की भी शाखें निकल रही थी। अपने बाहरी डंडे के ऊपर अपने दाएं हाथ लाओ और साथ ये अल्फाज अदा करो, ऊपर, 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 ऊपर। सब बच्चे ज़ोर से चिल्लाए। हैरी का बाहरी डंडा पहले ही आवाज़ में उछलकर उसके हाथ में आ गया, लेकिन बहुत कम तलबा ऐसा कर पाए थे। हरमानी ग्रेंजर का बाहरी डंडा ज़मीन से सिर्फ चंद इंच उछला और वापस गिर गया। नेविल का बाहरी डंडा तो बिल्कुल ही साकित पड़ा था, इसमें ज़रा सी भी जुम्बिश नहीं हुई। हैरी ने सोचा शायद घोड़ों की तरह भारी डंडे भी समझ जाते हों कि आप उन पर सवार होने के लिए खौफजदा हैं। नेविल की आवाज़ की थरथराहट साफ बता रही थी कि वो अपने पैर ज़मीन पर ही रखना चाहता था। मैडम हूज ने उन्हें बताया कि किस तरह बाहरी डंडे पर चढ़ा जाता है ताकि वो दूसरे सिरे से फिसल कर गिर न जाएं, और उसके बाद वो इधर से उधर घूमते हुए इन लोगों को भारी डंडे पर सही तरह गिरफ्त सिखाने में मसरूफ़ हो गई। जब मैडम हूज ने मेलफॉय को बताया कि वो कई सालों से बाहरी डंडे को गलत अंदाज में पकड़ रहा था, तो हैरी और रॉन को बेहद लुत्फ आया। अब अब मैं सीटी बजाऊंगी तो तुम ज़मीन पर दो लत्ती मारकर ऊपर उछलना, अपने बाहरी डंडों को बिल्कुल सीधा रखना, कुछ फुट ऊपर उठना और उसके बाद हल्के से अंदाज में अकबी समत में झुककर धीरे से ज़मीन पर उतर आना। मेरी सीटी बजते ही 3 2। नेविल तो इतना घबराया हुआ था और पैर जमाए रखने से इतना खौफजदा हो गया था कि उसने मैडम हूज की सीटी उनके होंठों तक पहुंचने से पहले ही कसकर ज़मीन पर दो लत्ती रसीद कर दी। वापस आ जाओ नेविल, मैडम हूज ने नागवारी से चीखते हुए कहा। लेकिन नेविल तो गैस की भरी बोतल के ढक्कन की तरह हवा में सीधा उड़ता चला गया। 12 फीट, 20 फीट, वो मुसलसल ऊपर उठता जा रहा था। हैरी ने देखा कि ज़मीन से दूर होते हुए दिखकर उसका खौफजदा चेहरा फक पड़ गया था। उसका मुंह खुला हुआ था और वो अपने बाहरी डंडे पर से फिसल गया। और धम, एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी, एक धमाका हुआ और नेविल घास पर किसी गठड़ी की मांदित ऊँथे मुंह पड़ा हुआ था। उसका जादुई बाहरी डंडा अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा था। वो फिर झुका और तारीख जंगल की सिमत में बढ़ने लगा और देखते ही देखते निगाहों के सामने से ओझल हो गया। मैडम ऊंच नेविल के ऊपर झुकी और उनका चेहरा भी इतना ही सफ़ेद था जितना कि नेविल का था। कलाई की हड्डी टूट गई है, हैरी ने उन्हें बड़बड़ाते हुए सुना। चलो उठो लड़के, कुछ भी नहीं हुआ, उठो। वो बाकी बच्चों की तरफ मुड़ी। तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं इस बच्चे को अस्पताल ले जा रही हूँ। तुम इन बाहरी डंडों को वहीं पड़ा रहने दोगे जहाँ वो इस वक्त हैं, वरना तुम इससे पहले कि कुछ कर भी पाओ हॉगवर्ट्स से बाहर दिखाई दोगे। चलो लड़के। मैडम हुच की अकाबी निगाहें सबको घूर रही थीं। नेविल के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने कलाई थाम रखी थी और मैडम हूच के साथ लंगड़ाते हुए अस्पताल की तरफ चल पड़ा। मैडम हूच ने उसके कंधों को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। जैसे ही वो इतनी दूर पहुंचे कि आवाज़ न पाए, तो मेलफॉय ने टहूका लगाया। तुमने उस मोटे का चेहरा देखा? स्लिदरिन के दूसरे तलबा भी उसके साथ हंसने लगे। चुप रहो मेलफॉय, पार्वती पटेल ने कड़वाहट से कहा। आहा, लॉन्ग बॉटम की तरफदारी कर रही हो? पेंसी पार्किंसन नामी सग़ीर लड़की ने तंजिया लहजे में कहा। उसका ताल्लुक स्लिदरिन फरीक से था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम रोने वाले छोटे बच्चे पसंद आते हैं, पार्वती डियर। देखो, मलफॉय ने आगे की तरफ झुककर घास में से कुछ उठाते हुए कहा। यह रही वो गैर मामूली चीज़ जो लॉन्ग बॉटम को तो उसकी दादी ने भेजी थी। जब उसने यादाश्ती गेंद को हवा में ऊपर उठाया तो वो सूरज की रोशनी में चमकने लगी। वो मुझे लौटा दो मिल्फॉय, हैरी ने धीरे से कहा। सब खामोश होकर इन दोनों की तरफ देखने लगे। मिल्फॉय के चेहरे पर शरारत मुस्कुरा रही थी। मैं सोचता हूँ कि उसे ऐसी जगह पर रख दूँ जहाँ से लॉन्ग बॉटम उसे उठा सके, जैसे किसी बरगद के दरख्त के ऊपर, या शायद। मिल्फॉय मुंह बनाकर बोला। यादाश्ती गेंद मुझे फ़ौरन वापस दे दो मिल्फॉय, हैरी चीखते हुए गुर्राया। लेकिन मिल्फॉय उसी वक्त लपक कर जादुई बाहरी डंडे के ऊपर जा बैठा। वो वाकई झूठ नहीं बोल रहा था, वो अच्छी तरह उड़ना जानता था। वो हवा को चीरता हुआ ऊपर उठा और सबसे घनी शाखों वाले एक बड़े बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। दरख्त के ऊपर ठहरने के बाद वो धीमी अंदाज में मुस्कुराया और तेज़ आवाज़ में बोला, आओ पॉटर, आओ और इसे मुझसे ले लो। हैरी ने गुस्से से भुनते हुए अपना बाहरी डंडा उठा लिया। नहीं, हरमानी ग्रेंजर तेज़ी से चीखी। मैडम हूच ने हमसे कहा है कि हम अपनी जगह से हरकत तक ना करें। तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे हैरी। हैरी ने उसकी बात पर ज़रा तवज्जो नहीं दी। उसके कान की लोएं खून की गर्मी से सुर्ख हो रही थीं। वो अपने बाहरी डंडे पर उछल कर बैठा और ज़मीन पर ज़ोरदार दो लत्ती रसी थी। फिर वो ऊपर और ऊपर उठता ही चला गया। हवा उसके बालों के बीच में से सनसनाती हुई गुजर रही थी। उसका चौगा हवा में पीछे की सिमत में लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। एक ज़बरदस्त खुशी के साथ उसे यह एहसास हुआ कि कोई चीज़ तो ऐसी थी जो वो बिना सीखे ही कर सकता था। यह एहसास था। यह बहुत आसान था। यह नहायत हैरत अंगेज़ था।
उसने अपनी भारी डंडे को थोड़ा और ऊपर कर लिया। उसे ज़मीन पर खड़ी लड़कियों की चीखें और आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रॉन फेफड़ों का जोर लगाकर उसकी हौसला अफजाई कर रहा था। उसने अपनी भारी डंडे को हवा में ही मिल्फॉय की तरफ तेज़ी से मोड़ा और उसके बिल्कुल सामने पहुंच गया। मिल्फॉय का चेहरा फक पड़ गया था। काटो तो खून नहीं था। यादाश्ती गेंद मुझे दे दो मिल्फॉय, हैरी ने उसे धमकाते हुए गुर्रा कर बोला, वरना मैं तुम्हें हवा ही में भारी डंडे से नीचे गिरा दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है पॉटर? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। उसके चेहरे पर छाई फिक्रमंदी की झलक उसकी मुस्कुराहट की ओट में भी छुप नहीं पाई। हैरी न जाने कैसे ये जानता था कि उसे अब क्या करना है। वो आगे झुका, अपने दोनों हाथों से भारी डंडे को उसको कस के पकड़ा और किसी नेज़े की मानंद मिल्फॉय की तरफ तेज़ी से बढ़ा। मिल्फॉय ने भी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए झुकाई दी और उसके रास्ते से दूर हट गया। हैरी ने एक मुश्किल मोड़ काटा और भारी डंडे को हवा के बीच में रोक लिया। नीचे चीखते हुए कुछ बच्चे अब तालियां बजा रहे थे। मल्फॉय, यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए क्रैब और गोयल नहीं है, हैरी ने उसे यह एहसास दिलाया। यही ख्याल लम्हे भर पहले मिल्फॉय के दिमाग में भी कूंदा था। अगर तुम उसे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मेल्फॉय ने चीखते हुए कहा और पूरी ताकत के साथ शीशे की गेंद हवा में उछाल दी। जो ही गेंद हवा में उछली, मेल्फॉय ने अपनी भारी डंडे को झुकाया और ज़मीन की तरफ लौट गया। हैरी ने सुस्त रवि से देखा कि गेंद हवा में उठ रही थी। जो ही गेंद नुक्ता उरूज पर पहुंचकर वापस पलटी तो आगे की तरफ झुका और उसने भारी डंडे पर मजबूत गिरफ्त जमा दी। उसने भारी डंडे के दस्ते को नीचे की तरफ झुका दिया। अगले ही पल में वो तेज़ी से सीधे उतरते हुए गेंद के पीछे लपका। गेंद उसके आगे ज़मीन की तरफ गिर रही थी। वो उसके ताक़ुब में था। हवा उसके कानों में सीटियां बजा रही थी। उसे देखने वालों की चीखें निकल गईं। उसने अपना हाथ आगे की तरफ फैलाया और ज़मीन में से सिर्फ 1 फीट ऊपर गेंद पकड़ ली। अगले ही साथ में उसने अपने बाहरी डंडा तेज़ी से सीधा कर लिया। फिर वो घास पर हल्के से अंदाज में लुढ़क गया। यादाश्ती गेंद उसकी मुट्ठी में बिल्कुल महफूज थी। हैरी पॉटर, एक तेज़ आवाज़ गूंजी। जितनी तेज़ी के साथ उसने गौता लगाया था, उसका दिल उसी ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी। वो अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा हो गया। कभी नहीं, मैंने हॉगवर्ड में ऐसा पहले कभी। प्रोफेसर मैकगोनागल सजीद सदमे में दिखाई दे रही थी। उनके मुंह से अल्फाज तक नहीं निकल पा रहे थे। गुस्से के मारे ऐनक के पीछे उनकी आंखें गुस्से से तमतमा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी गर्दन टूट सकती थी। उसकी गलती नहीं थी प्रोफेसर, किसी ने तरफदारी करने की कोशिश की। खामोश रहो मिस पाटेल, प्रोफेसर मैकगोनागल गरजती हुई बोली। लेकिन मेल्फॉय, रॉन ने बोलना चाहा। बस रहने दो मिस्टर वीजली। पॉटर, तुम मेरे पीछे आओ, प्रोफेसर मैकगोनागल गर्राई। हैरी ने चलते चलते मिल्फॉय, क्रैब और गोयल के चेहरों पर फतमंदी की मुस्कान देखी। जब प्रोफेसर मैकगोनागल किले की तरफ बढ़ी तो हैरत शिकस्ता दिली से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो जानता था कि अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो अपने दिफा में कुछ कहना चाहता था, मगर ऐसा लगता था जैसे उसकी आवाज़ में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। प्रोफेसर मैकगोनागल उसकी तरफ देखे बिना धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। उनके साथ चलने के लिए उसे लगभग दौड़ना पड़ रहा था। उसके दिमाग में शदीद सनसनाहट हो रही थी कि अब उसने ये क्या कर दिया। वो स्कूल में 2 हफ्ते भी टिक नहीं पाया था। वो 10 मिनट बाद अपना संदूक भर रहा होगा। जब वो डर्सली घराने की चौखट पर दोबारा पहुंचेगा तो वो लोग क्या कहेंगे। वो सामने वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। किले के अंदर जाने के बाद संगे मरमर की सीढ़ियों पर चलते हुए बालाई मंजिल तक पहुंचे। इस तमाम सफ़र के दौरान प्रोफेसर मैकगोनागल ने उससे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। उन्होंने झटका देकर एक दरवाज़ा खोला और राहदारियों में तेज़ी से चलती रहीं। हैरी उदासी भरे अंदाज में उनके पीछे पीछे सर झुकाए चल रहा था। शायद वो उसे डम्बलडोर के पास ले जा रही थी। उसने हैग्रिड के बारे में सोचा, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था लेकिन चौकीदार के रूप में वहाँ रहने दिया गया था। शायद वो भी हैग्रिड का माविन बनकर वहाँ रह सकता था। उसके पेट में मरोड़ उठने लगे जब उसने ये तसव्वुर किया कि रॉन और दूसरे लोग जादूगर बन चुके हैं, जबकि वो हैग्रिड का बैग टांगकर मैदान में इधर से इधर घूम रहा है। प्रोफेसर मैकगोनागल एक कमरे जमात के बाहर रुक गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अपना सर अंदर घुसाया। माफ़ कीजिए प्रोफेसर फ्लिटविक, क्या मैं कुछ देर के लिए वुड को ले सकती हूँ? वुड यानी लकड़ी का डंडा? हैरी ने हैरानगी से सोचा। क्या प्रोफेसर मैकगोनागल इसकी पिटाई करना चाहती हैं? लेकिन वुड साले चाहरों का एक हट्टा कट्टा लड़का निकला, जो फ्लिटविक की जमात में से बाहर आते वक्त काफ़ी उलझन का शिकार दिखाई दे रहा था। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने तेज़ लहजे में कहा और वो सब राहदारी में चल पड़े। वो लड़का वुड हैरी की तरफ अचंभे से देख रहा था। अंदर आओ, यहाँ पर। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उनको एक खाली कमरे जमात की तरफ इशारा किया। वहाँ कोई नहीं था सिवाय शरारती भूत पीव्स के, जो ब्लैक बोर्ड पर गाने लिखने में मुनहमिक था। पीव्स, बाहर निकलो यहाँ से, प्रोफेसर मैकगोनागल तीखी आवाज़ में उसे मुखातिब किया। पीव्स ने जो ही प्रोफेसर का सख्त चेहरा देखा तो उसने पूरी क़ुव्वत से निशाना लगाकर चौक कूड़ेदान में फेंका, जिसकी तेज़ आवाज़ खाली कमरे में गूंज गई। उसके बाद पीव्स शोरगुल का उधम मचाते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद प्रोफेसर मैकगोनागल ने दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया और उन दोनों की तरफ गर्दन घुमाई। पॉटर, ये ओलिवर वुड हैं। वुड, मैंने तुम्हारा नया मुतलाशी ढूंढ लिया है। क्या आप संजीदा हैं प्रोफेसर? वुड ने हैरानगी से पूछा। बिल्कुल, प्रोफेसर मैकगोनागल ने जल्दी से कहा। इस लड़के में पैदाइशी खूबी पोशीदा है वुड। मैंने आज तक किसी को इस तरह की उड़ान भरते हुए नहीं देखा।
क्या जादुई भारी डंडे पर सवारी का तुम्हारा पहला दिन था पॉटर? हैरी ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। इस वजह से उसके पैरों में थोड़ी जान आ गई थी और दिल की धड़कन मामूल की तरफ बढ़ने लगी। उसने उस चीज़ को 50 फुट की बुलंदी पर गौता लगाने के बाद अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे खराश तक नहीं आई। चार्ली वीजली भी ऐसा नहीं कर सकता था। वुड का चेहरा अब ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसके सभी ख्वाब एक साथ सच हो चुके थे। कभी क्विडिच का खेल देखा है पॉटर? उसने मुतजस्सिस अंदाज में पूछा। ऑलिवर वुड ग्रिफिंडोर की क्विडिच टीम का कप्तान है पॉटर, प्रोफेसर मैगोनिगल ने बताया। इसके जिस्म के खद्दोखाल बिल्कुल एक मुतलाशी जैसे हैं, वुड ने मुसरत भरे अंदाज में कहा। जो अब इसके चारों तरफ घूमकर उसका जायज़ा ले रहा था, हल्का फुल्का फुर्तीला। हमें इसे एक उम्दा भारी डंडा दिलाना होगा प्रोफेसर। जहाँ तक मेरा ख्याल है निम्बस 2000 या फिर क्लीन स्वीप 7। मैं प्रोफेसर डम्बलडोर से बात करूंगी और देखूंगी कि क्विडिच के मामले में हम साल अव्वल के कवानीन में कहाँ तक लचक पा सकते हैं। खुदा गवाह है कि हमें गुज़श्ता साल से एक अच्छी टीम की अशद ज़रूरत है। आखिरी मैच में स्लिदरिन ने हमें जिस बुरी तरह से पछाड़ा था, उसके बाद में कई हफ्तों तक प्रोफेसर स्नेप से आंख नहीं मिला पाई थी। प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपनी ऐनक के ऊपर से हैरी को सख्ती से घूरा। मैं ये सुनना चाहूँगी कि तुम मेहनत से सीख रहे हो पॉटर, वरना मैं तुम्हें सज़ा देने का अपना इरादा बदल लूँगी। फिर वो अचानक मुस्कुराई। तुम्हारे डैडी को तुम पर यकीनन फ़ख्र होता, वो खुद एक अच्छे क्विडिच के खिलाड़ी थे। तुम मजाक कर रहे हो। ये रात के खाने की बात थी। हैरी ने रॉन को अभी अभी पूरा किस्सा सुनाया था कि प्रोफेसर मैगोनिगल के साथ मैदान से जाने के बाद उसके साथ क्या माजरा हुआ था। रॉन के हाथ में तिक्के और गुर्दे भरी कचौरी का टुकड़ा था जिसे वो मुंह की तरफ ले जाते हुए रुक गया था। उसे ऐसा शदीद झटका लगा कि वो कचौरी के बारे में बिल्कुल ही गाफिल हो गया। मुतलाशी? उसने हैरानगी से कहा। लेकिन साले अव्वल के तलबा को कभी भी तुम किसी भी फरीक के सबसे कम उम्र खिलाड़ी साबित होगे। गुज़श्ता पूरी एक सदी में ऑलिवर वुड ने मुझे बताया है। हैरी ने कचौरी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। दोपहर के खुशगवार वाक़े के बाद उसे खासी भूख महसूस हो रही थी। रॉन जितना मुतैयर था उतना ही मुतासर भी था। वो महज बैठा रहा और हैरत और खुशी से हैरी का मुंह तकता रहा। मुझे अगले हफ्ते से अपनी मशकों का आगाज़ करना होगा, हैरी ने उसे बताया। मगर ये बात तुम किसी से मत कहना। वुड इसे सबसे छुपा कर रखना चाहता है। उसी वक्त फ्रेड और जॉर्ज वीजली हॉल में दाखिल हुए। जब उन्होंने हैरी को मेज़ पर बैठा पाया तो जल्दी से उसकी तरफ लपके और उसके बिल्कुल बराबर आकर बैठ गए। बहुत आला, जॉर्ज ने धीमी आवाज़ में कहा। वुड ने अभी हमें बताया है, हम भी टीम में शामिल हैं और हम दोनों पिटाऊ हैं। मैं तुमसे कहे देता हूँ, हम लोग इस साल हैरत अंगेज़ तौर पर क्विडिच कप जीत जाएंगे, फ्रेड ने मुस्कुरा कर कहा। जब से चार्ली गया है तब से हम जीत नहीं पाए हैं, लेकिन इस साल की टीम बहुत शानदार होगी। तुम्हारा खेल यकीनन बेहद लाजवाब होगा हैरी, क्योंकि तुम्हारे बारे में बात करते वक्त वुड खुशी के मारे उछल रहा था। बहरहाल हमें कहीं जाना है। ली जॉर्डन कह रहा था कि उसने स्कूल से बाहर जाने का एक नया खुफिया रास्ता तलाश कर लिया है, जॉर्ज ने जल्दी से कहा। तुम बेशक शर्त लगा लो, ये खुफिया रास्ता ग्रेगरी चापलूस के मुजस्मे के पीछे वाला ही होगा जिसे हमने गुज़श्ता हफ्ते तलाश किया था, फ्रेड ने उसे मुखातिब करके कहा। फ्रेड और जॉर्ज अभी मुश्किल से गए ही थे कि उसी वक्त एक ऐसी मुसीबत आ गई जिसका वहाँ पर उम्दा इस्तकबाल नहीं किया जा सकता था। मिल्फॉय, उसके एक तरफ क्रैप और दूसरी तरफ गोयल था। आखिरी बार खाना खा रहे हो पॉटर? तुम मगलों के पास जाने वाली रेलगाड़ी में कब बैठ रहे हो? उसने चुपते हुए अंदाज में मुस्कुराहट के साथ सवाल पूछा। ज़मीन पर वापस लौटने के बाद तुम ज़्यादा बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हो मेल्फॉय, क्योंकि अब तुम्हारे छोटे छोटे दोस्त तुम्हारे साथ हैं, हैरी ने सर्द लहजे में कहा। जाहिर था क्रैब और गोयल कहीं से भी छोटे नहीं थे, लेकिन उस वक्त ऊंचे चबूतरों पर उस्ताद भी मौजूद थे, इसलिए वो दोनों महज उंगलियां चटखाने और कहर आलूद निगाहों से घूरने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पाए। मैं तुमसे किसी वक्त तन्हाई में निमट सकता हूँ पॉटर, मिल्फॉय ने दांत पीसते हुए कहा। अगर तुम चाहो तो आज रात को ही। जादूगरों की लड़ाई सिर्फ छड़ियों से, एक दूसरे के जिस्म को छुए बगैर। क्या हुआ? पहले कभी जादूगरों की लड़ाई के बारे में नहीं सुना है ना पॉटर? कैसे नहीं सुना मेल्फॉय, रॉन तुनक कर बोला। मैं उसका साथी हूँगा और तुम्हारा कौन होगा? मेल्फॉय ने क्रैब और गोयल की तरफ देखकर उन्हें टटोला। क्रैब, मेल्फॉय फैसलाकुन लहजे में बोला, तो आधी रात का वक्त ठीक है, हम ट्रॉफियों वाले कमरे में मिलेंगे, वो हमेशा खुला रहता है। जब मेल्फॉय वहाँ से चला गया तो रॉन और हैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जादूगरों की लड़ाई क्या होती है? हैरी ने उससे पूछा। और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था कि तुम मेरे साथी होगे? और साथी वो होता है जो तुम्हारे मरने के बाद भी लड़ाई जारी रखता है, रॉन ने इत्मीनान से कहा और आखिरकार अपनी ठंडी कचौरी खाना शुरू कर दी। हैरी के चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर उसने फौरन कहा, लेकिन लोग सिर्फ सचमुच की लड़ाई में ही मरते हैं, यानी असली जादूगरों की लड़ाई में। तुम और मिल्फॉय तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की तरफ चिंगारियाँ ही निकाल पाओगे। तुम में से कोई भी इतना जादू नहीं जानता कि सचमुच का नुकसान पहुंचा सके। वैसे मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसे उम्मीद थी कि तुम मना कर दोगे। और क्या होगा अगर मैं अपनी छड़ी घुमाऊं और कुछ ना हो? हैरी ने फिक्रमंदी से पूछा।
तो छड़ी दूर फेंक देना और उसकी नाक पर एक मुक्का मार देना, रॉन ने मशवरा दिया। माफ़ करना, उन दोनों ने अपना सर उठाया तो हरमानी ग्रेंजर दिखाई दी। क्या कोई इस जगह इत्मीनान से नहीं खा सकता? रॉन ने मुंह बसोर कर कहा। हरमानी ने रॉन की बात को नज़रअंदाज करते हुए हैरी से कहा, ना चाहते हुए भी मैंने सुन लिया है कि तुम्हारे और मिल्फॉय के बीच क्या बातें हुई। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम अगर चाहती तो ऐसा नहीं होता। रॉन बड़बड़ाया। तुम्हें रात के वक्त स्कूल में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ज़रा सोचो तो सही, अगर तुम लोग पकड़े गए तो ग्रिफिंडोर को पॉइंट से हाथ धोना पड़ेंगे और तुम्हारा पकड़े जाना तय है। सच कहा जाए तो तुम बहुत खुदगर्ज हो। हरमानी ने रॉन को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया था। और सच कहा जाए तो तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, हैरी ने सपाट लहजे में कहा। शब बखैर, रॉन ने मुस्कुराकर कहा। बहरहाल उस दिन का सही अख्ताम नहीं कहा जा सकता था। हैरी ने रात गए तक जागते हुए सोचा। जब वो डीन थॉमस और सेमस फिनिगन के खराटे सुन रहे थे, नेविल अभी भी अस्पताल में ही दाखिल था। रॉन उसे पूरी शाम सलाह देता रहा था, जैसे अगर वो तुम्हें जादुई ज़र्ब देने की कोशिश करें तो बेहतर होगा कि तुम नीचे की तरफ झुक जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उससे कैसे बचा जा सकता है। इस बात की 100% इम्कान था कि फिल्च या मिसेस नॉरिस उन्हें पकड़ लेंगे। हैरी को महसूस हो रहा था कि वो अपनी किस्मत पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर बैठा था। आज ही के दिन स्कूल के एक और कानून तोड़ने जा रहा था। दूसरी तरफ मिल्फॉय की हंसी उड़ाने वाला चेहरा अंधेरे में बार बार उसकी आंखों के सामने उभर आता था। मिल्फॉय को आमने सामने की लड़ाई में हराने का ये बहुत सुनहरा मौका था। वो इसे गंवाना नहीं चाहता था। 11:30 बज गए। आखिरकार रॉन ने बड़बड़ाते हुए कहा, बेहतर होगा कि अब हम लोग रवाना हो जाएं। उन्होंने अपने गाउन पहने, छड़ियाँ उठाईं और धीमे अंदाज में कमरे का अहाता अबूर किया। दायरवी सीढ़ियाँ उतरते हुए वो ग्रिफिंडोर के हॉल में आ गए। आतिशदान की अंगीठी में अब भी कुछ अंगारे सुलग रहे थे, जिनकी वजह से कुर्सियां स्याह धुएं की मानंद दिखाई दे रही थीं। वो दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी उनके सबसे पास वाली कुर्सी से एक आवाज़ आई। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ये करने जा रहे हो, हैरी। एक जर्द लालटेन हिलती हुई नजर आई। यह हरमानी ग्रेंजर थी, जो गुलाबी गाउन में मलबूस थी और उसकी तेवरियां चढ़ी हुई थीं। तुम? रॉन ने गुस्से से लाल पीला होते हुए कहा। अपने बिस्तर में जाओ। मैंने करीबन तुम्हारे भाई को बता दिया था, हरमाइनी ने पलट कर कहा। पर्सी मॉनिटर है, वो उसे रोक सकता है। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दूसरों के मामले में इतनी हद तक टांग अड़ा सकता है। हरमानी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो भी तस्वीर के सुराख में से उछलकर उनके पीछे पीछे आ गई और किसी गौसैली बत्तख की मानंद आवाज़ें निकालने लगी। क्या तुम्हें ग्रिफिंडोर की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम्हें सिर्फ अपनी ही परवाह है? मैं नहीं चाहती कि स्लिदन फरीक हाउस कप ले जाए। तुम लोग वो सारे पॉइंट्स गंवा दोगे जो मैंने तब्दीली हैवियत के जादुई कलमे को जानने के बायस प्रोफेसर मैगगॉनेगल से हासिल किए थे। अब जाओ भी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ख़बरदार करती हूँ, जब तुम कल घर जाने वाली रेलगाड़ी में बैठो तो ये याद रखना मैंने क्या कहा था। तुम इतने लेकिन वो लोग क्या थे ये उन्हें पता नहीं चल पाया। हरमानी अंदर जाने के लिए फरबा औरत की तस्वीर के पास वापस पहुंच गई थी, मगर वहाँ तस्वीर खाली थी। फरबा औरत किसी से मिलने के लिए दूसरी तस्वीर में गई हुई थी। हरमानी ग्रिफिंडोर के मीनार के बाहर खड़ी रह गई। अब मैं क्या करूं? उसने तीखी आवाज़ में कहा। ये तुम्हारा मामला है, रॉन ने मुंह फेरते हुए कहा। हमें जाना है, हमें देर हो रही है। वो लोग अभी राहदारी तय कर भी नहीं पाए थे कि उसी वक्त हरमानी उनके पीछे पीछे आ गई। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, उसने मुख्तसरन कहा। नहीं, तुम नहीं आ सकती हो, रॉन ने तुनक कर कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ पर बाहर खड़ी रहूँगी और फिल्च का इंतज़ार करूँगी कि वो मुझे आकर पकड़ ले? अगर वो हम तीनों को पकड़ लेगा तो मैं उसे सच सच बता दूंगी कि मैं तुम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी और तुम लोग मेरी बात की तस्दीक कर सकते हो। तुम्हारे हौसले की दाद देना चाहूँगा, रॉन ने ज़ोर से कहा। तुम दोनों खामोश रहो, हैरी ने तेज़ी से कहा। कोई आवाज़ आ रही है। ऐसा लगा जैसे कोई सूं सूं करके सांस ले रहा था। मिसेस नॉरिस? रॉन ने अंधेरे में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन वहाँ पर मिसेस नॉरिस नहीं थी। वो नेविल था, जो फर्श पर बल खाए लेटा हुआ था और गहरी नींद में सोया हुआ था। जैसे वो लोग उसके पास पहुँचे तो वो अचानक जाग गया। खुदा का शुक्र है कि तुम लोग मिल गए। मैं कई घंटों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए नई शनाख्त याद नहीं आ रही थी, इसलिए अंदर जाकर सो नहीं पाया, नेविल ने कहा। थोड़ा धीमे बोलो नेविल। नई शनाख्त थूथने वाला जानवर है, लेकिन ये फ़िलहाल तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि फ़रबा खातून कहीं गई हुई है, हरमाइनी ने उसे बताया। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? हैरी ने पूछा। अच्छा है, मैडम पॉम्फ्री ने उसे 1 मिनट में ठीक कर दिया था, नेविल ने उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए बताया। देखो नेविल, हमें कहीं जाना है, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़, नेविल ने अपने पैरों पर मुश्किल से खड़े होते हुए कहा। मैं यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहता। खूनी नवाब पहले ही यहाँ से 2 बार गुजर चुका है। रॉन ने अपनी घड़ी देखी और फिर गुस्से से हरमाइनी और नेविल को घूरा। अगर तुम दोनों में से किसी की भी वजह से हम पकड़े गए तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक क्वेरल का बताया हुआ भूतों का जादुई कलमा सीख कर तुम दोनों पर इसका इस्तेमाल ना कर लूँ। हरमाइनी ने अपना मुंह खोला ही था कि शायद वो रॉन को ये बताने के लिए तैयार होती कि भूतों का जादुई कलमा इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है।
उसी वक्त हैरी ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और उन सभी को साथ ले चलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वो लोग राहदरी में आगे बढ़े जहाँ ऊंची सीढ़ियों से आती चांदनी की वजह से रोशनी फैली हुई थी। हर मोड़ पर हैरी फिल्च या मिसेस नॉरिस से टकराने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। वो तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी से नीचे चढ़े और पंजों के बल चलकर ट्रॉफी रूम तक पहुंचे। मिल्फॉय और क्रैब अब तक नहीं आए थे। चांदनी जहाँ पड़ रही थी वहाँ बलूरी ट्रॉफियाँ चमक रही थीं। सोने और चांदी के कप, शील्ड, एजाजी प्लेटें, तमगे और मुजस्मे अंधेरे में धुंधलाए हुए दिखाई दे रहे थे। वो दीवारों से चिपक कर आगे बढ़े। उनकी निगाहें कमरे के दोनों किनारों पर लगी हुई थीं। हैरी ने अपनी छड़ी निकाल ली, क्योंकि उसे डर था कि मिल्फॉय अचानक उस पर कूद पड़ेगा और फ़ौरन ही लड़ाई शुरू कर देगा। कई मिनट यूं ही गुजर गए। उसे देर हो रही है, शायद वो डर गया हो, रॉन ने बड़बड़ा कर कहा। उसी वक्त अगले कमरे में होने वाली एक आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। हैरी ने अपनी छड़ी उठाई ही थी कि उसी वक्त उन्हें किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी, और ये मोल्फॉय के बोलने की आवाज़ हरगिज़ नहीं थी। ज़रा चारों तरफ सूंघो तो सही मेरी रानी, वो लोग किस कोने में छुपे हुए होंगे। ये फिल्च की आवाज़ थी, जो मिसेस नॉरिस से बातें कर रहा था। हैरी दहशत ज़दा होकर रह गया। उसने हड़बड़ाए हुए अंदाज में बाकी तीनों को देखा और फ़ौरन अपने ताक़ुब में दबे पांव चलने की ताकीद की। वो लोग फिल्च की आवाज़ की दूसरी तरफ वाले दरवाजे से चुपचाप खिसक गए। नेविल का चौका दरवाजों से अभी बाहर निकला ही था कि उसी वक्त उन्हें फिल्च के ट्रॉफी रूम में दाखिल होने की आवाज़ सुनाई दी। वो यहीं कहीं पर हैं, शायद छुपे हुए हैं, उन्होंने बड़बड़ाते हुए सुना। इसी रास्ते से, हैरी ने अपने साथियों से कहा, जिनके चेहरे खौफ से मफलूज हो चुके थे। वो लरसते हुए एक तवील राहदरी में झुक कर चलने लगे। राहदरी में हर तरफ जंगजुओं की ज़रा बख्तर बिखरी हुई थी। उन्हें सुनाई दे रहा था कि फिल्च करीब आ रहा था। नेविल अचानक डरकर चीखा और दौड़ पड़ा। वो फिसल गया और फिसलते वक्त उसने रॉन की कमर पकड़ ली। वो दोनों एक लोहे के खूद पर गिर पड़े। टकराने और गिरने की आवाज़ें पूरे किले को जगाने के लिए काफ़ी थीं। भागो! हैरी जल्दी से चीखा। वो चारों राहदरी में तेज़ी से दौड़ने लगे। उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा कि फिल्च ताक़ुब कर रहा है या नहीं। दरवाजे की चौखट से मुड़कर वो एक के बाद एक दूसरी राहदरी में सरपट दौड़ते रहे। हैरी सबसे आगे था, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि कहाँ थे या कहाँ जा रहे थे। वो एक दीवार पर लगे पर्दे को फाड़ते हुए अंदर घुस गए। उन्होंने खुद को खुफिया रास्ते में मौजूद पाया। वो इसमें टकराते और भड़बड़ाते हुए दौड़ते। इस रास्ते से वो एक जादुई कलमात वाली जमात के कमरे के करीब जा निकले। वो ये जानते थे कि ये जगह ट्रॉफी रूम से काफ़ी फासले पर थी। लगता है कि हम बच गए, हैरी ने हाँफते हुए कहा। उसने ठंडी दीवार से टेक लगाकर माथे का पसीना पोंछा। नेविल दोहरा हो गया था। वो धड़धड़ाहट के साथ सांस ले रहा था और फुनकारने जैसी आवाज़ें निकाल रहा था। मैंने तुमसे कहा था, हरमानी ने हाँफते हुए कहा। सीने पर लटके गाउन की डोरी को पकड़कर वो बोली, मैंने तुमसे कहा हमें जल्द अज जल्द ग्रिफिंडोर के मीनार की तरफ चलना चाहिए, रॉन ने कहा। मिल्फॉय ने तुम्हारे साथ चाल चली है, हरमानी ने हैरी से कहा। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? तुमसे लड़ने का उसका कभी इरादा था ही नहीं। फिल्च को मालूम था कि ट्रॉफी रूम में खुफिया तौर पर कोई आने वाला था। ज़रूर मिल्फॉय ने ही उसे बताया था। हैरी ने सोचा कि वो शायद दुरुस्त कह रही थी, लेकिन वो उसके सामने ये मानने को तैयार नहीं। चलो वापस चलते हैं, हैरी ने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। वो अभी बमुश्किल 12 कदम ही चल पाए थे कि उसी वक्त एक दरवाजे का दस्ता घूमा और उनके सामने वाले कमरे जमात में से कोई चीज़ तेज़ी से उड़ती हुई बाहर आई। वो सब सांस रोके खड़े रह गए। वो हॉगवर्ड का शरारती भूत पीव्स था। उसने उन्हें देख लिया था। उसने खुशी के मारे कलकारी भरी, चुप रहो पीव्स, मेहरबानी करके कुछ मत बोलो, तुम्हारी वजह से हमें स्कूल से निकाला जा सकता है। हैरी जल्दी से मिन्नत समाजत करने लगा। पीव्स खिलखिला दिया। आधी रात को बाहर घूम रहे हो साले अव्वल के नन्हे मुन्ने बच्चों, ही कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हो और पकड़े जाने से डरते भी हो। पीव्स सफाकी से घर्राया। अगर तुम नहीं बताओगे तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। पीव्स प्लीज़, मुझे फिल्च को बताना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए। पीव्स ने रायबुरों जैसी आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। तुम तो जानते हो कि ये तुम्हारे भले के लिए है। हमारे रास्ते से हट जाओ पीव्स, रॉन ने तुनक कर कहा और उसने पीव्स पर झपट कर उसे मारने की कोशिश की। ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। तुलबा अपने बिस्तरों से बाहर हैं, पीव्स गला फाड़ कर चीखा। तुलबा अपने बिस्तरों से बाहर निकलकर जादुई कलमात के कमरे वाली राहदरी में भटक रहे हैं। पीव्स के नीचे से झुकते हुए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सीधी राहदरी के आखिरी किनारे तक वो भागते चले गए। वो एक दरवाजे से धम से जा टकराए। दरवाजे का ताला उन्हें मुंह चढ़ा रहा था। अब तो फंस गए। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की जान तोड़ कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ था। अब हमारी कोशिश ख़त्म हो गई है, खेल ख़त्म हो चुका है। उन्हें तेज़ कदमों की चाप साफ सुनाई दे रही थी। फिल्च उस शरारती भूत पीव्स की चीखों जितनी रफ्तार से तेज़ी से इधर दौड़ता हुआ आ रहा था। फिल्च के अंदाज से जाहिर होता था कि वह अपनी पूरी क़ुव्वत से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता चला आ रहा था। चलो एक तरफ हटो,
हरमानी घर्राती हुई बोली। उसने हैरी की छड़ी छीनी और दरवाजे को आहिस्ता से ठोंका और धीरे से बड़बड़ाई, खुलम चिलम फॉरम भगरम। ताले का लॉक क्लिक किसी आवाज़ से खुल गया और दरवाज़ा खुल चुका था। वो लोग एक साथ अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ चिपक कर खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थीं और कान बाहर राहदरी में लगे हुए थे। वो लोग किस तरफ गए हैं पीव्स, जल्दी से बताओ। फिल्च की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले तुम साथ बराए करम कहो, पीव्स ने मुतालबा किया। परेशान मत करो पीव्स, जल्दी बताओ वो लोग किधर गए हैं। जब तक तुम बराए करम नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, पीव्स ने उसे चिड़चिड़ाते हुए गुनगुनाने की आवाज़ में कहा। ठीक है बराहे करम, फिल्च ने हार मानते हुए कहा। कुछ नहीं, ही, मैंने तुम्हें कहा था जब तुम बराए करम नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। ही, कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर उन्होंने पीव्स के गायब होने वाली शू की आवाज़ सुनी। फिल्च गुस्से के आलम में कांपता हुआ उसे सलावातें सुना रहा था। वो यकीनन ये सोच रहा होगा कि उस दरवाजे पर ताला कैसे खुल गया है। हैरी ने बड़बड़ा कर कहा, मुझे लगता है कि हम लोग सही सलामत बच गए हैं। पीछे हटो नेविल, क्या कर रहे हो। नेविल पिछले 1 मिनट से हैरी के गाउन के सिरे से लगभग लटका हुआ था। हैरी उसकी तरफ घूमा और उसने साफ साफ देखा कि क्या हुआ था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई डरावनी ख्वाब देख रहा है। अब तक जितना कुछ हो चुका था उसके बाद ये तो बहुत ही भयानक था। वो लोग किसी कमरे में नहीं थे जैसा कि वो सोच रहे थे। वो एक राहदरी में खड़े थे, एक ऐसी राहदरी में जो तीसरी मंजिल पर वाक़ थी और जहाँ जाने की सख्ती से ममानियत थी। अब उन्हें मालूम हो गया था कि यहाँ आना क्यों कर मना था। वो सब एक मुहाफिज कुत्ते की आंखों में आंखें डाले सीधे उसे घूर रहे थे। एक ऐसा कुत्ता जिसने छत और फर्श के दरमियान की तमाम जगह अपने कवी है जुस्से से घेर रखी थी। वो कोई आम कुत्ता नहीं था। उसके 3 बड़े बड़े सर थे, 3 जोड़ी बाहर निकलती हुई खूंखार आंखें थीं, 3 बड़ी नाकें थीं जो उनकी सेंट में सुकड़ और फैल रही थीं, 3 राल टपकाते हुए मुंह थे और पीले नुकीले दांत खुले हुए मुंह से बाहर झांक रहे थे। इसकी राल लसीली और बदबूदार थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और उसकी खूंखार आंखें उन्हें घूर रही थीं। हैरी समझ गया कि वो लोग अब तक सिर्फ इसीलिए ज़िंदा थे क्योंकि उनके अचानक वहाँ चले आने पर वह खूंखार कुत्ता हैरान हो रहा था। लेकिन वो इस परेशानी से अब बाहर निकल रहा था। उसके जबड़े पर खाल फड़कने लगी थी। उसके खौफनाक अंदाज में गुर्राने का मतलब समझने में किसी से कोई गलती नहीं हो सकती थी। हैरी ने दरवाजे का दस्ता पकड़ा। उसे फिल्च और मौत के बीच में से अगर किसी एक का इंतखाब करना होता तो यकीनन फिल्च का इंतखाब ही करता। वो लोग पीछे हटे। हैरी ने दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और फिर वो लोग जान छोड़कर भाग निकले। लगभग वो हवाओं से बातें करते हुए राहदरी से बाहर निकले। खुशकिस्मती से फिल्च उन लोगों की तलाश में कहीं दूर निकल गया था क्योंकि उन्हें तमाम रास्ते उसकी सूरत कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये अलग बात थी कि अब उन्हें फिल्च की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ इतना चाहते थे कि उस खूंखार कुत्ते की रसाई से जिस कदर मुमकिन हो दूर पहुंच जाएं। उन्होंने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया था जब तक वो 7वीं मंजिल पर फरबा खातून की तस्वीर के सामने नहीं पहुंच गए। तुम लोग कहाँ थे, फरबा औरत ने सख्त लहजे में पूछा। वो उनके बदनों पर पहने हुए गाउनों, उनके फ़ख्र चेहरों और पसीने से शरबोर जिस्म को मुताज्जिब निगाहों से देख रही थी। उसकी फ़िक्र मत करो, शनाख्त थूथनी वाला जानवर, थूथनी वाला जानवर, हैरी ने हाँफते हुए कहा और तस्वीर आगे की तरफ झुक गई। वो लोग हॉल में दाखिल हुए, निढाल होकर कुर्सियों पर धम से लड़क गए। कुछ देर तक उनमें से कोई भी एक लफ्ज़ नहीं बोल पाया। नेविल का चेहरा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अब कभी नहीं बोलेगा। जब उनकी सांसें कुछ बहाल हुईं तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है वो क्या कर रहे हैं? इस तरह का खूंखार जानवर स्कूल में क्यों रखा गया है? रॉन ने बिलाखिर हॉल में छाए हुए सुकूत को तोड़ा। अगर उन्हें वाकई किसी कुत्ते की ज़रूरत थी तो क्या ये सिर्फ यही कुत्ता रह गया था? हरवानी का चेहरा अब काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुका था। आंखों की पुतलियों में छुपी हुई दहशत ज़ायल हो गई थी। उसने रॉन की बात सुनकर लंबी सांस भरी। तुम लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना? उसने पलट कर पूछा। वो चिड़चिड़ी सी दिखाई दे रही थी। क्या तुमने ये गौर नहीं किया कि वो किस चीज़ पर खड़ा था? फर्श पर और किस पर? हैरी ने बदमज़गी से जवाब दिया। मैं उसके पैर नहीं देख रहा था। मेरी तवज्जो उसके सर देखने पर मुत्तकिस थी जो उसके इकट्ठे 3 थे। नहीं, वो फर्श पर नहीं खड़ा था। वो एक चोर दरवाजे पर खड़ा था। जाहिर है वो लोग किसी चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं। इसीलिए, हरमानी ने लफ्ज़ चबाते हुए कहा। वो अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और उसने उनकी तरफ गुस्से से घूरते हुए देखा। मेरा ख्याल है कि अब तुम लोगों को यकीनन मुसर्रत हुई होगी। हम लोग मर भी सकते थे या उससे भी कुछ बुरा हो सकता था। हम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जा सकता था। अब अगर तुम लोगों का एतराज़ ना हो तो मैं सोने जा रही हूँ। रॉन ने मुंह फाड़ कर उसे अकब से घूरा। नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। कोई सोचेगा कि हम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे, है ना? हरमायनी ने हैरी को सोचने के लिए कुछ दे दिया था और जब हैरी अपने बिस्तर पर दराज हो गया तो वो सोच रहा था
कुत्ता किस चीज़ की हिफाजत कर रहा था? हैग्रिड ने क्या कहा था? अगर आपको कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं तो ग्रिंगॉट्स दुनिया में सबसे महफूज तरीन जगह है, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। ऐसा लगता था जैसे हैरी को ये पता चल गया था कि तिजोरी नंबर 713 से निकाला गया वो छोटा सा गंदा पैकेट अब कहाँ पर छुपा हुआ था।